तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 31 मार्च तक अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की तैयारी शुरू। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 31 मार्च 2024 तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वालों को नियमित करने की तैयारी शुरू हो गई है। कार्मिक विभाग के निर्देशों के बाद अनुबंध कर्मचारियों का श्रेणीवार ब्यौरा जुटाने में विभाग जुट गए हैं। वहीं कार्मिक विभाग की ओर से जारी पत्र में स्पष्ट किया गया है कि 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वालों कर्मचारियों को उपलब्ध पद के आधार पर ही नियमित किया जाएगा। वहीं नियमितीकरण के बाद प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में तबादला भी किया जा सकेगा। नियमित करने के लिए विभागीय स्तर पर एक कमेटी गठित होगी। यह कमेटी नियमित करने से पूर्व सभी आवश्यक दस्तावेजों को जांचेगी। वहीं नियमितीकरण की अधिसूचना जारी होने की तारीख से कर्मचारियों को नियमित माना जाएगा। वहीं इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने सोमवार को पत्र जारी कर जिला उपनिदेशकों से श्रेणीवार 2 वर्ष का अनुबंध सेवाकाल पूरा करने वाले शिक्षकों और गैर शिक्षकों का रिकॉर्ड एकत्र करना शुरू कर दिया है। वहीं विभाग की ओर से इस बाबत एक फॉर्मेट भी भेजा गया। वहीं बता दें कि 20 मार्च तक जानकारी शिक्षा निदेशालय में देने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार अन्य विभागों की ओर से भी रिकॉर्ड एकत्र करना शुरू कर दिया है। अब मवेशियों के लिए भी एम्बुलेंस। मुख्यमंत्री सुक्खू ने किया 1962 पशु चिकित्सा सेवा का शुभ आरंभ। जब मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां पशुपालन विभाग की 1962 मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा का शुभ आरंभ किया, जिसके तहत प्रथम चरण में 44 विकास खंडों में एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई गई है। इस पर 7 करोड़ 4 लाख रुपए की धनराशि खर्च की गई है। इनमें से बिलासपुर, ऊना, सोलन व कुल्लू में 3-3, लाहौल स्पीति में 2, मंडी व शिमला में 5, चंबा, सिरमौर व हमीरपुर में 4-4, किन्नौर में 1 तथा कांगड़ा जिला में 7 मोबाइल एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने पशु संजीवनी कॉल सेंटर का शुभ आरंभ भी किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि इन दोनों सेवाओं के आरंभ होने से प्रदेश के पशुपालक किसी भी कोने से टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर आपात स्थिति में गंभीर पशु रोगों के उपचार के लिए पशु चिकित्सा सेवा अपने घर द्वार पर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रत्येक एम्बुलेंस के साथ एक पशु चिकित्सा तथा एक फार्मासिस्ट उपलब्ध होंगे। वह जब भी किसी पशुपालक को आपात स्थिति में मदद चाहिए होगी तो वह टोल फ्री नंबर 1962 पर कॉल कर सकेंगे और उन्हें नजदीकी पशु चिकित्सा सेवा के माध्यम से सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। पीएम ने हिमाचल को दिए 2 तोहफे। सुन्नी प्रोजेक्ट, नंगल फ्लोटिंग और सौर ऊर्जा का ऑनलाइन शिलान्यास। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को 2 सौगातें दी है। ऊर्जा के क्षेत्र में ये दोनों परियोजनाएं भविष्य में बड़े बदलाव के रूप में सामने आएंगी। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना से दोनों परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। इन परियोजनाओं का निर्माण एसजेवीएन पूरा करेगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 382 मेगावाट सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना और 15 मेगावाट नंगल फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का शिलान्यास किया है। इसके अलावा एसजेवीएन के आसम में 17 मेगावाट और सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला भी रखी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आदिलाबाद, तेलंगाना में एक समारोह में वर्चुअल रूप से एसजेवीएन के 4 विद्युत स्टेशनों का लोकार्पण किया है। हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका। अदालत ने वाटर सेस अधिनियम को किया खारिज। जी हां, राजस्व बढ़ाने की कोशिश में लगी सुक्खू सरकार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। वह पावर प्रोजेक्ट पर वाटर सेस लगाने की दिशा में बढ़ रही सुक्खू सरकार के हिमाचल प्रदेश वाटर सेस अधिनियम को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है और इसे असंवैधानिक करार दिया है। वहीं हाईकोर्ट ने वाटर सेस आयोग का गठन राज्य विधानसभा के अधिकार क्षेत्र से बाहर बताया है। वहीं बता दें कि न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येंद्र वैद की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। बता दें कि अधिनियम के विरोध में 40 जल विद्युत कंपनियां कोर्ट गई थी। वह वरिष्ठ वकील रजनीश मानिक तला ने इसकी जानकारी दी। बता दें कि सरकार हिमाचल में आय के संसाधन जुटाने के लिए प्रयास कर रही है और वाटर सेस से 2500 करोड़ राजस्व जुटाने का लक्ष्य था, लेकिन हाईकोर्ट ने अधिनियम को खारिज कर दिया है। परीक्षा से छूटे छात्र दे सकेंगे पेपर। बर्फबारी बारिश के कारण इम्तिहान नहीं दे सके थे कई बच्चे। जे प्रदेश में गत दिनों भारी बारिश बर्फबारी के चलते जिन जनजातीय क्षेत्र में बोर्ड की ओर से बनाए गए केंद्रों में जो छात्र 2 मार्च की परीक्षा देने नहीं पहुंच पाए थे, वे बोर्ड की ओर से उन छात्रों की री एग्जाम करवाई जाएंगी। वे बारिश बर्फबारी के चलते कई क्षेत्रों के रास्ते बंद हो गए हैं। वह स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से प्रदेश में 10वीं व जमा 2 की वार्षिक परीक्षाएं भी करवाई जा रही है। इसके अलावा बोर्ड की ओर से स्थगित वैकेशन छात्रों के प्रैक्टिकल भी 1 से 12 अप्रैल तक करवाए जाएंगे। वह बोर्ड ने ट्राइबल एरिया के केंद्रों व डीसी के माध्यम से अधिसूचना जारी की है।
है कि आने वाले समय में यदि प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी होती है जिस कारण छात्र परीक्षा केंद्रों में नहीं पहुंच सके तो बोर्ड द्वारा उन छात्रों की परीक्षा दोबारा करवाई जाएगी। वह बोर्ड इन छात्रों की सूचना जिला उपायुक्त के माध्यम से प्राप्त करेगा। मैं बता दें कि हिमाचल प्रदेश में स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से संचालित परीक्षा के चलते प्रदेश में 2.25 लाख छात्र परीक्षा दे रहे हैं। वह जानकारी के अनुसार पिछले कुछ दिनों में मौसम खराब के चलते किन्नौर जिला के कुछ शिक्षक और छात्र परीक्षा केंद्रों में परीक्षा लेने व परीक्षा देने नहीं पहुंच पाए थे। एलाइड सर्विसेज के लिए अब 27 मार्च तक करें आवेदन, लोकसभा आयोग ने बढ़ाई तारीख। हिमाचल प्रदेश लोकसभा आयोग की ओर से एलाइड सर्विसेज के तहत विभिन्न परीक्षाओं के लिए आवेदन की तिथि अब 27 मार्च तक बढ़ा दी गई है। आयोग की वेबसाइट पर इस बारे में अधिसूचना डाली गई है। इसमें यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि जिन्होंने परीक्षाओं के लिए पहले आवेदन कर दिया है उन्हें दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है। इसमें आयोग की ओर से एक्साइज एंड टैक्सेशन विभाग में इंस्पेक्टर के 35 जबकि कॉर्पोरेशन विभाग में इंस्पेक्टर ऑडिट के 5 पदों के लिए यह परीक्षा होनी है। हिमाचल वासियों के लिए खुशखबरी, अब आराम से कर सकेंगे रामलला के दर्शन। शिमला समेत इन जिलों में शुरू होंगी बस सर्विस, जानिए कितना होगा किराया। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इसी क्रम में देश के कोने कोने से लोग रामलला के दर्शन के लिए जा रहे हैं। ऐसे में हिमाचल सरकार ने भी श्रद्धालुओं की सुगमता को देखते हुए अयोध्या के लिए बस सर्विस की शुरुआत की है। वह प्रदेश के 6 रूटों से अयोध्या के लिए बसें चलाने का प्रस्ताव था, लेकिन अभी 3 रूटों से अयोध्या के लिए बस चलाई जाएगी। वह शुरुआती चरण में शिमला, हमीरपुर और ऊना से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी। वहीं HRTC प्रबंधन इन रूटों पर बस सेवा शुरू करने के लिए काफ़ी औपचारिकताएं पूरी कर रहे हैं। वह सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू हो जाएगी। चंडीगढ़ में कांग्रेस के अयोग्य घोषित बागी विधायकों से फिर मिले विक्रमादित्य सिंह। हिमाचल सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंगलवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस के अयोग्य घोषित किए गए बागी विधायकों से मिलकर हमीरपुर के लिए रवाना हुए। इस संबंध में चंडीगढ़ से एक वीडियो जारी हुआ है। इसमें विक्रमादित्य के साथ देवेंद्र भुट्टो और राजेंद्र राणा के पुत्र अभिषेक राणा भी दिख रहे हैं। एम्स बिलासपुर में भी होंगे कॉर्निया ट्रांसप्लांट प्रक्रिया अंतिम चरण में। टांडा और शिमला मेडिकल कॉलेज के बाद अब एम्स यानी कि बिलासपुर में जल्द कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सुविधा मिलेगी। इसे शुरू करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। नेत्र बैंक शुरू करने के लिए करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वहीं एम्स प्रबंधन ने कॉर्निया ट्रांसप्लांट की सुविधा देने के लिए एक संकाय की भर्ती कर ली है। वह 80% अत्याधुनिक उपकरण एम्स से पहुंच चुके हैं। वह संस्थान में आई बैंक शुरू करने की 80% औपचारिकताएं लगभग पूरी कर ली गई है। वह अस्पताल भवन के ब्लॉक बी में आई बैंक बनाया जाएगा। वह प्रबंधन ने आई बैंक के स्टाफ की भर्ती के लिए उच्च अधिकारियों के समक्ष मांग रखी है। वह प्रबंधन का कहना है कि कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और प्रयोगशाला बनाने के बाद पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी। वह बता दें कि आई बैंक शुरू करने के लिए कुछ औपचारिकताएं शेष हैं, जिन्हें पूरा करने के बाद सुविधा शुरू हो जाएगी। कांग्रेस के बागी विधायकों पर CID की नजरें, केंद्र सरकार ने की है CRPF की तैनाती। हिमाचल की CID की कांग्रेस के बागी विधायकों पर नजर है। वह चंडीगढ़ के एक निजी होटल में ठहरे इन बागी विधायकों से कौन कौन मुलाकात कर रहे हैं, वह CID के पास इसकी रिपोर्ट है। हालांकि बागियों की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार ने CRPF की तैनाती की है। वह होटलों के आसपास कड़ा पहरा है। वह बागी विधायकों को अगर कहीं जाना हो तो CRPF के जवान साथ जा रहे हैं। वह केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी सुरक्षा के लिए CRPF की तैनाती की है। अगर इन्हें हिमाचल आना है तो CRPF के जवान साथ रहेंगे। हिमालय में आज से शुरू होगा बारिश और बर्फबारी का नया दौर। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक बदलेगा मौसम का मिजाज। उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में सोमवार को दिन में अच्छी धूप खिली और मौसम गर्म रहा, लेकिन मंगलवार की रात से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया और इसके प्रभाव से बारिश और बर्फबारी का नया दौर शुरू हो गया। इसके 7 मार्च तक रहने की संभावना है। वह असम और मेघालय समेत पूर्वोत्तर राज्यों में आंधी के साथ तेज बारिश होने की भी संभावना है। वह मौसम विभाग ने बताया कि बीते 24 घंटे के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी हुई। इस दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों, उत्तर प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों, पश्चिम बंगाल के गंगा के तट वाले इलाकों, झारखंड, बिहार में भी अलग अलग स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम स्तर तक की बारिश हुई, साथ ही तेज हवाएं चली। आज बनखंडी चिड़ियाघर की नींव रखेंगे CM। बाहर से आएंगे 60% जानवर, अंडरग्राउंड होगा NH।
हिमाचल में पहले विश्व स्तरीय चिड़ियाघर की नींव मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रखेंगे। मैं कांगड़ा के बनखंडी में 194 हेक्टेयर जमीन पर चिड़ियाघर प्रस्तावित है। मैं 600 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट से बनने वाले इस चिड़ियाघर में आधुनिक सुविधाओं का इंतजाम किया जाएगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर तैयार हो रहे इस चिड़ियाघर के निर्माण को लेकर वन्य प्राणी विभाग ने केरल और गुजरात समेत कई दूसरे राज्यों का भ्रमण कर डिजाइन तैयार किया है। मैं चिड़ियाघर के पास से गुजरने वाले नेशनल हाईवे को अंडरग्राउंड किया जाएगा। मैं ताकि जानवरों को गाड़ियों के शोर से परेशानी न हो। मैं चिड़ियाघर के लिए 194 हेक्टेयर क्षेत्र का चयन किया गया है। मैं चिड़ियाघर का डिजाइन तैयार हो चुका है। मैं शिलान्यास के साथ ही निर्माण कार्य भी शुरू हो जाएगा। वन्य प्राणी विभाग ने आगामी 4 साल में चिड़ियाघर को तैयार कर लेने का लक्ष्य रखा है। इसमें पहले फेज का काम अगले साल अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। वह बता दें कि चिड़ियाघर में 30% जानवर विदेशों से लाए जाएंगे, जबकि 60% देश के दूसरे राज्यों के जानवर होंगे। मैं चिड़ियाघर का डिजाइन तैयार करने से पहले वन्य प्राणी विभाग की टीम ने केरल और गुजरात का दौरा किया है। हालांकि हिमाचल के चिड़ियाघर का डिजाइन इन दोनों राज्यों से अलग होगा। वन्य प्राणी विभाग अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर चिड़ियाघर का निर्माण करने जा रहा है। सीपेट केंद्र की वृद्धि दे रहा रोजगार के नए अवसर, मंडाविया बोले अनुसंधान नवाचार पर जोर दे रहा है संस्थान। सीपेट केंद्र वृद्धि रोजगार के नए अवसर पैदा करने, उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने सहित क्षेत्रों में वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये शब्द केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सोमवार को सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी वृद्धि के वर्चुअली उद्घाटन के दौरान कही। बता दें कि 40 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित सीपेट केंद्र के लिए हिमाचल सरकार ने 12.43 एकड़ भूमि निःशुल्क प्रदान की है। वह सीपेट संस्थान 2015 में अपनी स्थापना के बाद से झाड़ माजरी में अस्थायी परिसर से शैक्षणिक और तकनीकी सेवाएं प्रदान कर रहा है। यह पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी को समर्पित दीर्घकालिक डिप्लोमा, स्नातकोत्तर डिप्लोमा और विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों सहित कई पाठ्यक्रम प्रदान करता है। वह केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने पेट्रोकेमिकल्स उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिछले 10 वर्षों में सीपेट की संख्या 23 से बढ़ाकर 47 कर दी है। चंद लोगों के लिए प्रदेश हित से खिलवाड़ नहीं, मुख्यमंत्री ने खनन माफिया को दिया कड़ा संदेश। राज्यसभा चुनाव के बाद प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से चले सियासी ड्रामे के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खनन माफिया को कड़ा संदेश देकर अपना एजेंडा स्पष्ट कर दिया है। मैं श्री सुक्खू का यह संदेश कि उनके लिए राजनीति और सरकार से ज्यादा प्रदेश के सरोकार हैं। मैं सरकारें आती जाती रहती है पर प्रदेश और नागरिक सरोकार अस्थायी हैं। उनका कहना है कि चंद लोगों की महत्वाकांक्षा के लिए राज्य के हितों से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। अवैध और अवैज्ञानिक खनन ने राज्य की चूल्हे हिला दी है और इस बरसात में हमने इसकी कीमत चुकाई है। उनका मानना है कि जब वर्तमान सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाई तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के कुछ नेताओं को वह रास नहीं आई। वह मुख्यमंत्री की रविवार की ताजा फेसबुक पोस्ट ने इसे साबित भी कर दिया है। कर्मचारियों से ऐसा भद्दा मजाक न करे सरकार, बकाया राशि की अधिसूचना पर उखड़े शिक्षक। हिमाचल राज्य के अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी की बैठक राज्य प्रधान नरेश महाजन की अध्यक्षता में ऑनलाइन माध्यम से गूगल मीट पर आयोजित की गई। बैठक में राज्य महामंत्री नरोत्तम वर्मा, राज्य वित्त सचिव पारसराम और वरिष्ठ उप प्रधान सुरेश नरियाल, चेयरमैन ग्रीविएंस कमेटी मनसाराम, प्रधानों में जिला चंबा के परसराम, हमीरपुर के राजकुमार, कांगड़ा के नरेश धीमान, मंडी के आसमनी गुलेरिया, सोलन गुरमेल चौधरी, शिमला के प्रधान महावीर कैंथला, हमीरपुर के पूर्व प्रधान संजीव ठाकुर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। वही बैठक में राज्य प्रधान ने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए जारी संशोधित वेतनमान की बकाया राशि के बाबत जो अधिसूचना जारी की गई वह प्रथम दृष्टि से अविश्वसनीय एवं अव्यवहारिक लगती है। वह बता दें कि भुगतान का जो फॉर्मूला तय किया गया है इस पर विश्वास न करने की मुख्य वजह है संपूर्ण बकाया अदा करने की समय अवधि। यदि संशोधित वेतनमान की बकाया राशि को 3% वार्षिक दर से दिया गया तो संपूर्ण अदायगी में 33 वर्ष लग जाएंगे। मंत्रिमंडल बैठक 7 को बजट घोषणाओं पर लग सकती है मुहर। जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बार फिर 7 मार्च को मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। बैठक में मुख्यमंत्री की तरफ से बजट में की गई अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा सरकार की तरफ से हाल ही में जिन विषयों को लेकर घोषणाएं की गई है उसको भी औपचारिक स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। वहीं बैठक में सरकार विभिन्न विभागों में खाली पदों को भरने संबंधित निर्णय भी ले सकती है। मंत्रिमंडल में सरकार की इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना यानी कि 5 लाख महिलाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह देने को भी मंजूरी दिए जाने की संभावना है।
इस मंजूरी के साथ ही योजना की पात्रता शर्तों पर भी विस्तृत चर्चा होने की संभावना है। इसके बाद ही सरकार इस योजना को 1 अप्रैल से लागू करेगी। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले थोड़े अंतराल के बाद मंत्रिमंडल बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा, क्योंकि आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद सरकार चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकती। इसे देखते हुए जल्दी से मंत्रिमंडल बैठकों का आयोजन करके निर्णय ले रही है। आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की सहमति से ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से सामान्य तबादलों पर भी प्रतिबंध हटाया गया है। यह क्रम भी चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले तक जारी रहेगा। बिलासपुर में शीघ्र ही एक भव्य इंडोर स्टेडियम का होगा निर्माण, अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा। जय गोविंद सागर के पूर्वी तट पर बिलासपुर के लोहनू क्रिकेट मैदान में खेल महाकुंभ 3 का उद्घाटन करते हुए हमीरपुर क्षेत्र के सांसद एवं केंद्रीय खेल व युवा सेवाएं मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने घोषणा की है कि बिलासपुर में शीघ्र ही एक नए भव्य इंडोर स्टेडियम का निर्माण आरंभ होगा, ताकि खेलों के हित में विभिन्न कमियों को पूरा किया जा सके। अनुराग सिंह ठाकुर ने इंडिया क्रिकेट टीम के कोच राहुल द्रविड़ और खिलाड़ी रोहित शर्मा की उपस्थिति में जहां उनके साथ मंच पर ही प्रदर्शनी खेल प्रस्तुत करते हुए बल्लेबाजी की। इससे पहले उन्होंने कहा कि खेल महाकुंभ अभियान को आरंभ करने का उनका उद्देश्य युवाओं को ड्रग्स अथवा नशे जैसी बुराइयों से दूर ले जाने और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से लगाने के लिए प्रेरित करना है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की है कि उनके इस अभियान को सफलता मिलेगी। अब मनाली से कन्याकुमारी तक का सपना होगा पूरा, बोले गडकरी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिमाचल में आज 4000 करोड़ रुपए के शिलान्यास किए। इस अवसर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी इस कार्यक्रम में कर्नाटक से वर्चुअली जुड़े और जनता को संबोधित किया। गडकरी ने अपने संबोधन में कहा है कि अब कश्मीर से कन्याकुमारी ही नहीं बल्कि मनाली से कन्याकुमारी तक का सपना पूरा होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 15,000 करोड़ की लागत से 45 किलोमीटर लंबाई की 32 टनलों का निर्माण किया जा रहा है और देश में टनल निर्माण में हिमाचल को प्राथमिकता दी है। मनाली से लेह लद्दाख के लिए 20,000 करोड़ की लागत से 7 टनल बनाई जा रही है। श्रीनगर ने जम्मू तक 18 टनल आगामी 3 महीनों में पूरी बनाई जा सकेगी। तो दिल्ली कटड़ा एक्सप्रेस हाईवे से जुड़ेंगे, जिससे श्रीनगर से दिल्ली में 8 घंटे में पहुंच सकेंगे और कटड़ा से दिल्ली 6 घंटे में सफर तय हो जाएगा। तो अमृतसर से दिल्ली मात्र 4 घंटे में पहुंचेंगे और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में लोग पहुंच सकेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने का कहना है कि हिमाचल प्रदेश में रोपवे बनाने के लिए तेजी लाई गई है और रोपवे बनने से प्रदेश को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि दियोट सिद्ध से बरछेटू से केलू सिद्ध मंदिर के लिए रोपवे बनाया जाएगा, तो कुल्लू से घटा सनी और लाहौल स्पीति से केलांग तक रोपवे बनाया जाएगा। सत्ता की साजिश और षड्यंत्र के खिलाफ मेरी बगावत आखिरी मुकाम पर, जल्द दिखेंगे इसके परिणाम। कांग्रेस से बगावत कर विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाले राजेंद्र राणा ने कहा कि मौजूदा सत्ता की साजिश और षड्यंत्र के खिलाफ मेरी बगावत आखिरी मुकाम पर है और बहुत जल्द आपको इसके परिणाम भी दिख जाएंगे। विश्वास कीजिए वो परिणाम हर तरह से हिमाचल और हिमाचलियत के लिए खुद सुखद और मील का पत्थर साबित होंगे। मैं सत्य और न्याय की मेरी लड़ाई में आप शुरू से मेरा साथ देते रहे और उम्मीद करता हूं कि सच और न्याय की इस लड़ाई में प्रदेश के स्वाभिमान भी इस लड़ाई में है। मुझे आपका आशीर्वाद और सहयोग मिलता रहेगा। यह बात उन्होंने अभी कुछ देर पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखी है। क्या हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह बचा पाएंगी अपनी सीट? सर्वे में बड़ा खुलासा। हिमाचल प्रदेश में अब सबकी नजरें लोकसभा चुनाव पर टिकी हुई है। बीते दिनों हुए राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन विजयी हुए। दरअसल राज्यसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी हर्ष महाजन और कांग्रेस के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी को बरकरार वोट मिले थे। इसके बाद पर्ची के जरिए बीजेपी को जीत मिली। राज्य में लोकसभा चुनाव की बात करें कि यहाँ की 4 सीटों पर किसे जीत मिलती दिख रही है, इस पर इंडिया टीवी CNX की ओर से सर्वे किया गया है। इसमें सभी 4 सीटों पर बीजेपी को जीत मिलती दिख रही है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस यहां खाता भी नहीं खोलती दिख रही है। मोमबत्ती से घर में लगी आग, जिंदा जल गया 3 साल का मासूम, माता पिता झुलसे। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के नालागढ़ स्थित दबोटा पंचायत की एक बस्ती में मकान में आग लगने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। उसके माता पिता भी बुरी तरह से झुलस गए। पिता को नाजुक हालत में PGI रेफर कर दिया गया है। गांव के लोगों ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। पुलिस के अनुसार हादसा सोमवार रात करीब 11 बजे का है। दबोटा गाँव के रमेश कुमार के घर में आग लगी। उसका बेटा सतनाम सिंह अपनी पत्नी और 3 साल के बेटे बिहान के साथ अपने कमरे में सोया हुआ था। बिजली न होने से उन्हें मोमबत्ती
मोमबत्ती जलाकर फ्रिज पर रखी और बिना मोमबत्ती सुझाए सो गई। इस दौरान फ्रिज के कवर में मोमबत्ती से आग लग गई और पूरे कमरे में फैल गई। बताया जा रहा है कि फ्रिज का कंप्रेसर फटने से जोर का धमाका हुआ। वह नींद में सोए सतनाम और उसकी पत्नी का जब धुएं से दम घुटने लगा तो वह डर गए और भूल गए कि दरवाजा किस ओर है। उन्होंने बचाव के लिए शोर मचाया। लोगों ने देखा कि पूरे कमरे में आग फैल गई है तो कुल्हाड़ी से दरवाजा काटा और पति पत्नी को बाहर निकाला, लेकिन बच्चा अंदर रह गया जिसके कारण उसकी मौत हो गई। बागवानों को 4% ब्याज पर मिलेगा 3 लाख तक का ऋण। जय किसान क्रेडिट कार्ड यानी KCC के तहत किसान बागवान 3 लाख तक का ऋण 4% ब्याज पर ले सकते हैं। मैं जिले में वित्तीय वर्ष में कृषि उद्यमों सहित अन्य प्राथमिक क्षेत्र में करोड़ों के ऋण वितरित किए गए हैं। मैं मंगलवार को वार्षिक ऋण योजना के तहत आयोजित जिला स्तरीय बैठक में उपायुक्त किन्नौर डॉक्टर अमित कुमार ने यह बात कही। मैं जिला स्तरीय सलाहकार एवं समन्वय समिति और जिला स्तरीय समीक्षा समिति की बैठक में उपायुक्त ने जिले में कार्यरत सभी बैंकों की ओर से क्रियान्वित की जा रही है सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति और वार्षिक ऋण योजना 2023-24 की दिसंबर 2023 तक के लक्ष्यों को और उपलब्धियों की समीक्षा की। वह बैठक में तिलक राज डोगरा अग्रणी जिला प्रबंधक किन्नौर ने बताया कि जिला किन्नौर के ऋण वितरण में बैंकों का वार्षिक ऋण योजना 2023-24 का लक्ष्य 476 करोड़ 98 लाख रुपये था, जिसे दिसंबर तिमाही के अंत तक बैंकों ने 412 करोड़ 12 लाख रुपये के ऋण वितरण करके 86.49% की दर से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति की है। मैं जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 के अंत तक कृषि क्षेत्र में 205 करोड़ 15 लाख रुपये, सूक्ष्म मध्यम व लघु उद्यमों में 80 करोड़ 12 लाख रुपये और अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 3 करोड़ 95 लाख रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। इस अवसर पर किन्नौर जिले के लिए 2024-25 का वार्षिक प्लान भी लॉन्च किया गया। इस मौके पर DDM नाबार्ड विजय नेगी, RBI शिमला भरत राज आनंद और गौरव शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कर्मचारियों के विरोध के बाद सरकार ने एरियर की अधिसूचना ली वापस। जब कर्मचारियों के विरोधी सवर के बाद हिमाचल सरकार ने महंगाई भत्ते और एरियर से जुड़ी नोटिफिकेशन को वापस ले लिया है। दरअसल सुखविंदर सिंह सरकार ने सोमवार को कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA के अलावा एरियर संबंधित अधिसूचना जारी की थी, लेकिन इस अधिसूचना से कर्मचारी नाखुश थे और इसे लेकर सोशल मीडिया पर विरोध के स्वर देखने को मिल रहे थे। वह कर्मचारियों के मुताबिक ये एरियर की रकम ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। फिलहाल सरकार ने ये अधिसूचना वापस ले ली है। लुहणु मैदान में सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का आगाज रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ ने करेंगे शुभ आरंभ। जिला बिलासपुर में ऐतिहासिक लुहणु मैदान में आज पहली बार क्रिकेट सितारे, फेमस सिंगर व बॉलीवुड अभिनेता एक साथ एक मंच पर एकत्रित होने जा रहे हैं। मैं आज लुहणु मैदान में सांसद खेल महाकुंभ के 3रे संस्करण का शुभ आरंभ होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मुख्य रूप से मौजूद रहेंगे। वहीं सांसद खेल महाकुंभ 3.0 का शुभ आरंभ भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और कोच राहुल द्रविड़ करेंगे। इसके अलावा पंजाबी गायक लखविंदर सिंह वडाली, नाटी किंग कुलदीप शर्मा, हिमाचल पुलिस से बैट हारमोनी ऑफ द पाइंस और अपार शक्ति खुराना अपनी प्रस्तुति से कार्यक्रम में 4 चांद लगाएंगी। कोलकाता में बनकर तैयार हुई देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो सुरंग, कल शुरू होगा संचालन। जब देश में पहली बार कोई ट्रेन 24 अक्टूबर 1984 को भूमिगत रूप से चली थी और भारत दुनिया के मेट्रो रेलवे संचार मानचित्र पर कोलकाता मेट्रो के साथ पहले कनेक्शन के तौर पर अंकित हुआ था। थोड़े ही समय में भूमिगत परिवहन प्रणाली महानगर के लिए जीवन रेखा बन गई। वह 6 मार्च को शहर में मेट्रो के नेटवर्क में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। बता दें कि ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के हिस्से के रूप में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन हावड़ा और एस्प्लेनेड के बीच चलेगी। मैं जहां यात्रियों का स्वागत सुरंगों में नीली रोशनी से किया जाएगा। मैं जब तक कि ट्रेनें हुगली नदी पार नहीं कर लेती, मेट्रो अधिकारियों के पास उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार यह अंग्रेज ही थे जिन्होंने सबसे पहले 1921 में ट्यूब रेलवे सेवा के माध्यम से हावड़ा को कोलकाता से जोड़ने का विचार रखा था, लेकिन आखिरकार वह योजना रद्द कर दी गई। बता दें कि 1969 में ही मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की परिकल्पना की गई थी और बहुत विचार विमर्श के बाद कोलकाता के मेट्रो नेटवर्क के रूप में 5 अलग अलग मार्गों का निर्णय लिया गया था। वह 4 में से पहला मार्ग उत्तर दक्षिण गलियारा था, जो आज उत्तर में दक्षिणेश्वर से दक्षिण में न्यू गरिया तक फैला है, वह जिसकी कुल दूरी लगभग 33 किलोमीटर है। वह ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर को 2008 में केंद्र की UPA सरकार ने आगे बढ़ाया था और अगले साल इसका शिलान्यास किया गया था। बर्फबारी से दुश्वारियां, रापे गांव में कई फुट बर्फ के बीच 3 और छितकुल में 1.5 किलोमीटर तक बनाया रास्ता।
हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों किन्नौर, पांगी, लाहौल, स्पीति में बर्फबारी के बाद दुश्वारियां बढ़ गई है। जनजातीय क्षेत्र लाहौल घाटी में 3 दिनों तक लगातार हुई बर्फबारी से जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। में एक से दूसरे गांव तक पहुंचना काफ़ी मुश्किलें भरा है। इस बीच सोमवार को जोबरंग पंचायत के रापे गांव के लोगों ने खुद बेलचा उठाया और बर्फ के बीच आवाजाही के लिए पैदल रास्ता बनाया। में ग्रामीणों ने रापे गांव से मुख्य सड़क तक 3 फुट बर्फ में 3 किलोमीटर तक पैदल रास्ते को ठीक करवाया। मैं गौर रहे कि लाहौल के कई गांवों के पैदल रास्ते अभी भी बर्फ से बंद हैं। इससे विशेषकर स्कूल के बच्चों को परेशानी हो रही है। बर्फ के बीच कई किलोमीटर बर्फ में रास्ता खोलकर विद्यार्थी परीक्षा केंद्र तक पहुंच रहे हैं। शोध में खुलासा, उद्योगों का वातावरण कर रहा है सेहत खराब, फेफड़े फेल होने से कैंसर का खतरा। जे उद्योगों में काम करने वाले कामगार किस तरह के माहौल में काम करते हैं और इससे उनकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, इस पर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल 10 उद्योगों में हवा की शुद्धता पर किए गए शोध में सामने आया है कि कई फैक्ट्रियों का वातावरण कामगारों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। इससे फेफड़े फेल होने और कैंसर जैसी बीमारी का खतरा भी हो सकता है। वह 6 रोग समेत अन्य बीमारियों भी लग सकती है। इसका खुलासा जिला स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर AK सिंह की रिपोर्ट में हुआ है। वह शोध के दौरान उद्योगों में कई प्रकार की खामियां भी सामने आई है। इसकी रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय को भी भेजी जाएगी। यह क्या हो गया, राहुल गांधी को देख लगे मोदी और श्री राम के जयकारे, लोगों ने सौंपे आलू। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आज उस समय दिलचस्प नज़ारा देखने को मिला जब कुछ लोगों ने श्री गांधी के सामने मोदी और जय श्री राम के जयकारे लगाए और साथ ही गांधी को आलू भी सौंपे। श्री गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश के ब्यावरा से शाहजहाँपुर जिले के रास्ते पर थी। इस दौरान राहुल गांधी समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता एक खुली जीप में सवार थे। जैसे ही ये काफिला रास्ते से गुजरा, सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों ने मोदी और जय श्री राम के नारे लगाए। इन लोगों को देखकर राहुल गांधी गाड़ी से उतरकर उनसे मिलने पहुंचे। इसी दौरान कुछ लोगों ने राहुल गांधी को आलू देने की कोशिश की तो राहुल ने वे आलू उनसे ले लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। बताया जा रहा है कि सड़क किनारे खड़े लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे जो श्री गांधी को आलू देने ही वहां पहुंचे थे। उनके हाथों में भाजपा के झंडे भी थे। वह समूची घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बीजेपी विधायकों पर कार्रवाई की तैयारी, विधानसभा कमेटी ने दिया विशेष अधिकार हनन का नोटिस। जब विधानसभा बजट सत्र के आखिरी दिन भाजपा के 15 विधायकों की सस्पेंशन के बाद सदन के भीतर हुए ड्रामे को आधार बनाकर करीब 7 भाजपा विधायकों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। वह विधानसभा में विशेष अधिकार हनन कमेटी की बैठक के बाद इन विधायकों को नोटिस दिया गया है। इन्हें 10 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया है। यह नोटिस सदन के भीतर उनके कथित खराब आचरण को लेकर है। मैं इस बारे में विधानसभा के सचिव से भी संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने कॉल अटेंड नहीं किया। मैं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह भी खुलासा करते हुए कहा कि विधायकों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए यह रास्ता पहली बार लिया जा रहा है। इक्डोल ने जारी किया बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षण अध्ययन संस्थान इक्डोल के बीएड कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। इक्डोल प्रबंधन की ओर से जारी शेड्यूल के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया 11 से 19 मार्च तक चलेगी। वह जनवरी 2024 बैच के तहत ऑफलाइन काउंसलिंग पहले दिन यानी कि 11 मार्च को काउंसलिंग विश्वविद्यालय के इक्डोल भवन में होगी, जबकि शेष अन्य दिन काउंसलिंग विश्वविद्यालय के सभागार में होगी। वह शेड्यूल जारी होने के साथ ही इक्डोल ने प्रवेश संबंधित विभिन्न नियम व पात्रता शर्तों से संबंधित जानकारी भी विश्वविद्यालय प्रशासन ने जारी कर दी है। वह संकाय व श्रेणीवार और यूजी व पीजी में क्वालिफाइंग एग्जाम में प्राप्त अंकों के आधार पर काउंसलिंग के लिए तिथि तय की गई है और इसकी विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय ने वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है। उम्मीदवार वेबसाइट पर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बता दें कि आप न्यूज़ को किस जिले और पंचायत से देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।